सुबह होते ही अवनी की मम्मी ने उसे जगाया और कहने लगी, अवनी बेटा, जल्दी उठकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये सुनते ही अवनी चौंककर नींद से उठ गई और मुंह बनाते हुए अपनी मम्मी से कहने लगी, नहीं ना मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे ये शादी वादी नहीं करनी है। मैं नहीं होने वाली किसी के लिए भी तैयार। जब मुझे शादी ही नहीं करनी है तो फिर मैं क्यों बेकार में तैयार होकर बैठ जाऊं? अवनी की बात सुनकर अवनी की मम्मी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे बेटा, बेटी चाहे गरीब की हो या फिर किसी राजा की, हर बेटी को एक ना एक दिन अपने पापा के घर को छोड़कर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। और फिर जरूरी थोड़ी ना है कि हर सास बुरी ही होती है। हो सकता है कि ये परिवार बिल्कुल वैसा ही हो जैसे हर लड़की का सपना होता है। अवनी को सास के नाम से ही डर लगता था, इसीलिए वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। अवनी ने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने थे जिसमें सास अपनी बहू पर बहुत ज्यादती बरताती है और उसका जीना हराम कर देती है। अवनी की खुद की दादी भी बहुत ही सख्त मिजाज औरत थी और अवनी ने बचपन से ही अपनी मम्मी पर उसकी दादी की सख्ती देखी थी। अवनी ने अपनी मम्मी से कहा, लेकिन माँ, क्या बुरा है अगर मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी तो? अवनी के पापा जो कमरे के बाहर खड़े अवनी की और उसकी मम्मी की बातें सुन रहे थे, अवनी की बात सुनकर तुरंत ही अंदर आ गए और कहने लगे, अवनी बेटा, तुम हमारे साथ रहो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन बेटा, हम दोनों कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? आखिर एक न एक दिन तो सबको ही इस दुनिया से जाना पड़ता है। अगर तुम्हारा कोई भाई या बहन होते तो हमें ये तसल्ली होती कि हमारे बाद भी तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई तो है इस दुनिया में। लेकिन तुम तो हमारी इकलौती संतान हो और हमारे बाद तुम ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे बिताओगी? बस इसी वजह से हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो जिंदगी भर तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारे साथ रहे। अपने पापा की बात सुनकर अवनी चुप हो गई और फिर अपने मम्मी पापा की खुशी की खातिर अवनी तैयार होने चली गई। अवनी को देखने के लिए उसकी सास, उसका होने वाला पति और उसका देवर आए हुए थे। अवनी का दिल तो कर रहा था, भगवान करे कि लड़के वाले इस रिश्ते को इनकार कर दे। लेकिन किस्मत का लिखा भला कौन बदल सकता है? और फिर जैसा अवनी ने चाहा था उसका बिल्कुल उल्टा ही हुआ था। लड़के वालों ने अवनी को पसंद कर लिया और अवनी की होने वाली सास ने खुश होकर कहा, बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत ही पसंद है। और फिर उन्होंने शगुन के तौर पर 1000 रुपए अवनी के हाथ पर रख दिए और कहने लगी, तो बहन जी, आज से आपकी बेटी हमारी हुई, अब अवनी आपके पास हमारी अमानत है। ये सुनकर अवनी के मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, लेकिन अवनी के दिल की धड़कनें तो बहुत तेज हो चुकी थी। रिश्ता पक्का करके लड़के वाले जब वापस अपने घर लौट गए तब अवनी की मम्मी अवनी से कहने लगी, देखा अवनी बेटा, मैंने कहा था ना, हर सास एक जैसी नहीं होती। मुझे 100% यकीन था कि एक दिन मेरी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा और देख, आज भगवान ने मेरी सुन ली। ये कहते हुए अवनी की मम्मी ने अवनी के सिर पर हाथ फेरा और फिर कमरे से बाहर चली गई। अवनी सास के डर से ये शादी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने मम्मी पापा की खातिर वो इस रिश्ते के लिए मान गई थी। आखिरकार अवनी और नैतिक की शादी हो गई और विदाई के समय अवनी की माँ उसके पास आई और कहने लगी, देखो अवनी बेटा, अब तुम एक बड़े खानदान की बहू बनने जा रही हो, इसलिए तुम्हें हर छोटे से छोटी बात का ध्यान रखना होगा। तभी अपने ससुराल में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और तुम सबके दिलों में अपने लिए जगह बना पाओगी। खैर, अवनी की मम्मी ने ये बात तो बिल्कुल सही कही थी कि लड़की चाहे किसी राजा की हो या फिर किसी गरीब की, उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी तो शुरू करनी ही पड़ती है। अवनी ने भी खुद को इस शादी के लिए तैयार कर लिया और वो अपने दिल में हजारों उलझने लेकर घर की बड़ी बहू बनकर अपने ससुराल आ चुकी थी।
अवनी को अपनी सास के साथ साथ इस बात की फिक्र भी हो रही थी कि ना जाने उसका पति कैसा होगा। कुछ डर और परेशानी के साथ अवनी अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी उसके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जब कमरे का दरवाजा खुला और अवनी का पति अंदर कमरे में दाखिल हुआ। अवनी ने नजर उठाकर अपने पति की तरफ देखा तो वो उसे पहली नजर में ही पसंद आ गया, क्योंकि नैतिक दिखने में बहुत ही हैंडसम था। अवनी नैतिक जैसा खूबसूरत जीवन साथी पाने के लिए दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि तभी नैतिक ने अवनी से एक ऐसी बात कह दी जिसकी अवनी को कभी उम्मीद भी नहीं थी। अवनी जैसी खूबसूरत पत्नी को प्यार देने की बजाय और सुहागरात के उन हसीन पलों को जीने की बजाय नैतिक ने अवनी से कहा, अवनी, मैं आज बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। वैसे भी सुबह होते ही मुझे बाहर जाना है और तुम भी पूरा दिन शादी का ये भारी भरकम जोड़ा पहनकर बहुत थक गई होगी, इसलिए तुम्हें भी सो जाना चाहिए। जब नैतिक ने अवनी से कहा कि उसे बाहर जाना है तो अवनी को ऐसा लगा कि उसे कोई छोटा मोटा काम आ पड़ा होगा, लेकिन अवनी के हैरत की कोई सीमा नहीं रही जब उसे ये पता चला कि नैतिक तो शादी के दूसरे ही दिन विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। अवनी की सास का नाम कौशल्या देवी था और वो अवनी की सोच के मुताबिक ही बहुत सख्त मिजाज औरत थी। कौशल्या देवी ने अपने घर में बहुत सारे नियम और कायदे बनाकर रखे थे, जिस वजह से कई लड़कियों ने उस घर में शादी करने से मना कर दिया था। लेकिन अवनी के मम्मी पापा को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि वो लोग अलग मोहल्ले में रहते थे और इसी वजह से अवनी को भी अपने ससुराल वालों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बस इतना था कि जब कभी अवनी सास के नाम पर अपना डर जाहिर करती थी तब उसकी मम्मी उसे समझाती, देख बेटा अवनी, अगर तुम अपने ससुराल में कोई गलती ही नहीं करोगी तो भला तुम्हारी सास तुम्हें क्यों परेशान करेंगी। तुम तो हमारी होनहार बेटी हो और जैसी मैंने तुम्हारी परवरिश की है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने घर को अच्छे से संभाल लोगी। और फिर तुम्हारे हाथ से बने खाने का तो क्या ही कहना, ऊपर से घर को जो आईने की तरह चमका कर रखती हो, यही सब आदतें जब तुम अपने ससुराल में भी बरकरार रखोगी ना, तो तुम्हारी सास तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगी। उल्टा तुमसे खुश होकर पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगी। खैर, ये सब तो अवनी के शादी के पहले की बातें थी। फिलहाल तो अवनी इस बात से परेशान थी कि उसका पति शादी के दूसरे दिन ही उसे घर में अकेला छोड़कर विदेश जा रहा है। जब से अवनी की नैतिक से शादी हुई थी तब से ही अवनी ने नैतिक को अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन अवनी ये देखकर परेशान थी कि जाते वक्त नैतिक के चेहरे पर अवनी से दूर जाने का बिल्कुल भी गम नहीं था, बल्कि वो तो बहुत खुश नजर आ रहा था। नैतिक के जाने से पहले अवनी नैतिक से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो सबके सामने ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अवनी एक नई नवेली दुल्हन थी और वो सबके सामने अपने पति से इस तरह से बात नहीं कर सकती थी। इसलिए अवनी ने नैतिक को इशारा किया कि कमरे में आ जाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले तो नैतिक नहीं आ रहा था, लेकिन अवनी के बार बार इशारा करने पर वो कमरे में आ गया। अवनी ने कहा, नैतिक, अभी तो हमारी शादी को एक ही दिन हुआ है और आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर विदेश जा रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी के बाद के कुछ दिन तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं और ऐसे समय में तो लोग खास छुट्टी लेकर हनीमून मनाने जाते हैं, और एक आप हैं जो शादी के दूसरे दिन ही अपनी नई नवेली दुल्हन को घर में अकेला छोड़कर विदेश निकल पड़े हैं। नैतिक, मैं आपके बगैर अकेले कैसे रह पाऊंगी यहाँ? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। इस घर में मेरा सबसे पहला रिश्ता तो आपसे है। अगर आप ही मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो भला मैं किसके सहारे जी पाऊंगी? ये कहते हुए अवनी नैतिक के करीब आ गई तो नैतिक तुरंत ही अवनी से दूर हट गया।
और फिर कहने लगा, अरे अच्छा हुआ जो तुमने मुझे कमरे में बुला लिया, मेरा पासपोर्ट तो यहीं पर छूट गया था। थैंक यू अवनी, आज तो मेरी फ्लाइट ही मिस हो जाती। नैतिक ने अवनी को थैंक यू तो कहा, लेकिन उसे अपने करीब नहीं आने दिया था। अवनी नैतिक की इस हरकत पर भी हैरान थी कि नैतिक में ना तो नई शादी होने का एक भी लक्षण नजर आ रहा था और न ही वो अवनी के करीब आने के लिए बेताब था। वरना ऐसे वक्त में तो लड़के अपनी नई नवेली दुल्हन को छेड़ने का और प्यार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन नैतिक तो रात में भी अवनी के करीब नहीं आया था और वो अभी भी अवनी से दूर ही भाग रहा था। लेकिन अवनी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि शायद नैतिक को सच में कोई अर्जेंट काम आ गया होगा, जिसे निपटाकर वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। अवनी ने नैतिक से कहा, नैतिक आप मुझे फोन तो करेंगे ना और जल्दी वापस भी आ जाएंगे ना? तब नैतिक कहने लगा, हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द वापस लौट आऊँ। तब अवनी ने कहा, और फोन? नैतिक कहने लगा, हाँ बाबा मैं फोन भी करूँगा और जल्दी वापस भी आ जाऊँगा, अब तुम इतना टेंशन मत लो। अवनी तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए भगवान तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। देख लेना, तुम्हारी आगे की जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और तुम्हारा शादीशुदा जीवन भी बहुत ही खुशियों भरा होगा। ये कहते वक्त नैतिक ने अवनी को तसल्ली देते हुए उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन अवनी तो सोच में पड़ गई कि नैतिक तो जा रहे हैं, तो फिर मेरी जिंदगी में खुशियाँ कहाँ से आएंगी। जाते जाते नैतिक ने अवनी से ये भी कहा था कि अवनी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या फिर कोई भी काम हो तो तुम मेरे छोटे भाई करण से कह सकती हो। किसी भी तरह के काम के लिए तुम करण पर भरोसा कर सकती हो, वो तुम्हारे सारे काम कर देगा और तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश भी करेगा। करण नैतिक का छोटा भाई था और अवनी का देवर था। नैतिक तो अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने भाई के कंधों पर लाद कर चला गया था, लेकिन अवनी के लिए नैतिक की बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अवनी ने नोटिस किया था कि जब करण अपनी माँ और नैतिक के साथ उसे देखने उसके घर आया था, तब वो अवनी को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। उस दिन जब घर के बाकी लोग आपस में बात कर रहे थे, तब अवनी की नजर करण पर पड़ी, तो उसने महसूस किया कि करण बार बार उसे ही देखे जा रहा था। एक औरत मर्द की हर नजर को पहचान जाती है कि एक मर्द उस पर किस तरह की नजर डाल रहा है। अवनी नैतिक को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट भी गई थी, लेकिन नैतिक ने तो जाते हुए एक बार भी पलटकर अवनी की तरफ नहीं देखा था। नैतिक तो खुशी खुशी विदेश जाने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन उसे जाते हुए देखकर अवनी का दिल किस तरह से टूट चुका था, ये तो सिर्फ अवनी ही जानती थी। अवनी जब घर पहुंची तो एक नैतिक के ना होने से उसे पूरा घर सुना लग रहा था, क्योंकि आज अवनी की मुंह दिखाई की रस्म थी और आज के दिन भी नैतिक उसके साथ नहीं था। थोड़ी देर में ही अवनी की सास ने उसे कहा, अवनी बहू, दोपहर के बाद तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है और बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो तुम वक्त पर तैयार हो जाना। शादी को अभी 2 ही दिन पूरे हुए थे और तीसरे ही दिन अवनी की सास ने उसे किचन सौंप दिया। अवनी को सुहागरात को ना तो पति का सुख मिला और ना ही अभी तक उसकी मेहंदी उतरी थी और उसे पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अवनी चुपचाप किचन में खड़े होकर अपना काम कर रही थी कि तभी उसका देवर करण वहां आ गया। अवनी सब्जी बनाने के लिए टमाटर काट रही थी कि तभी करण ने एक टमाटर का पीस उठाया और अपने मुंह में डाल दिया और फिर पास में रखे हुए स्टूल पर बैठ गया। अवनी ने करण से कहा, करण, यहाँ किचन में बहुत गर्मी है, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं खाना बनते ही बाहर लगा देती हूँ। लेकिन करण ने कहा, यहाँ गर्मी है तो क्या हुआ, आप भी तो यहाँ गर्मी में काम कर रही हैं, अगर मैं भी थोड़ी गर्मी सहन कर लूँगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा मुझ पर।
ये कहते हुए करण ने अगली बार पूरा टमाटर ही अपने मुंह में डाल दिया। करण बहुत देर तक अवनी को देखता रहा और करण के इस तरह से देखने पर अवनी को बहुत घबराहट महसूस हो रही थी कि तभी अचानक ही करण ने कहा, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आपकी साड़ी के इस रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में तो आपका गोरा रंग और भी ज्यादा निखर रहा है। अब भला अवनी करण की तारीफ का क्या जवाब देती। अवनी एक नई नवेली दुल्हन थी, वो तो करण को ये भी नहीं बता सकती थी कि उसे करण की इस तरह की तारीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। खैर अवनी ने दबी हुई आवाज में करण को थैंक यू कहा और फिर से अपने काम में लग गई। लेकिन करण तो अभी भी वहीं बैठे बैठे अवनी को ही घूर रहा था। थोड़ी देर बाद करण ने कहा, अवनी मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो ना प्लीज। करण के मुंह से अपना नाम सुनकर अवनी तो हैरान होकर करण को देखती ही रह गई। अवनी करण के बड़े भाई की पत्नी थी, यानी कि वो करण की भाभी थी। तो फिर करण अवनी को नाम से कैसे बुला सकता था, उसे तो अवनी को भाभी कहकर बुलाना चाहिए था ना। अवनी ने करण को डांटते हुए कहा, करण प्लीज तुम मुझे मेरे नाम से मत पुकारो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो तुम्हें मुझे भाभी कहकर बुलाना चाहिए, ना कि नाम से। अवनी चाहती थी कि करण को ये बात पहले दिन ही पता चल जाए कि अवनी को ऐसे बेकार के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अच्छा हो अगर करण पहले दिन से ही अपनी हद में ही रहे। अवनी की बात सुनकर करण अवनी को ऐसे तो देखने लगा जैसे वो समझना ही नहीं चाहता था कि अवनी उसे क्या कहना चाहती है। करण अभी भी अवनी को ही देख रहा था और फिर कहने लगा, अच्छा बाबा भाभी मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो ना प्लीज। इस बार करण ने भाभी शब्द इस तरह से बोला था जैसे कि उसके मुंह से भाभी शब्द निकल ही ना रहा हो। करण दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था और अवनी को उसकी यह मुस्कुराहट जहर जैसी लग रही थी। अवनी भी करण को चोर नजरों से देख रही थी और वो चाहती थी कि जल्द से जल्द कॉफी बनकर तैयार हो जाए और वो करण के हाथों में कॉफी थमाकर उसे किचन से बाहर भेज दे। जैसे ही कॉफी बनकर तैयार हुई, अवनी ने कॉफी का कप करण के हाथों में थमा दिया और कहने लगी, ये लो तुम्हारी कॉफी, अब तुम बाहर जाओ, मुझे यहाँ बहुत काम है। लेकिन करण तो स्टूल पर बैठे बैठे ही कॉफी की चुस्कियां लेने लगा और कहने लगा, अवनी कॉफी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। अवनी ने फिर से करण को घूरते हुए कहा, करण मैंने अभी अभी तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तो तुम सिर्फ मुझे भाभी कहकर ही बुला सकते हो, मेरे नाम से नहीं। तब करण ने कहा, नहीं अवनी मैं तुम्हें भाभी कहकर तो नहीं बुला सकता। यार तुम तो उम्र में मुझसे भी छोटी हो, तुम्हें भाभी कहकर बुलाना मुझे बहुत ही अजीब लगता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं कि ये भाभी देवर का रिश्ता हम सिर्फ घर वालों के सामने ही निभाएंगे, लेकिन अकेले में हम दोनों दोस्त बनकर ही रहेंगे। अकेले में मैं तुम्हें अवनी कहकर बुलाऊंगा और तुम मुझे करण कहना। अवनी ने गुस्से से कहा, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है भला, मैं भाभी हूँ तुम्हारी तो तुम मुझे सिर्फ भाभी कहकर ही बुलाओगे। लेकिन करण तो छोटे बच्चे की तरह जिद पर ही अड़ गया और कहने लगा, मैं नहीं कहने वाला तुम्हें ये भाभी भाभी, मैं तो तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा। कितना प्यारा नाम है ये अवनी, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही खूबसूरत। अब तो अवनी को करण की बदतमीजियों पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसने करण से कहा, ये क्या बदतमीजी है करण, अब तो तुम अचानक ही आपसे तुम पर उतर आए हो। देवर हो तो देवर ही बनकर रहो, अपनी हद में रहोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इतना कहकर अवनी किचन से बाहर निकल गई और करण अवनी की बातें सुनकर बेशर्मों की तरह हंसने लगा। अवनी के इतना कुछ सुनाने के बाद भी करण हर वक्त अवनी के आसपास ही मंडराता रहता था, कभी उसे चिढ़ाता तो कभी उसका मजाक उड़ाता। लेकिन एक बात तो थी कि जब कभी अवनी को कहीं बाहर जाना होता था
तो करण कभी भी अवनी को अकेले जाने नहीं देता था और हर वक्त उसके साथ ही रहता था। अवनी भी चुपचाप उसके साथ चली जाती थी, लेकिन करण रास्ते में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। करण पूरा रास्ता ऐसे रोमांटिक गाने गाता रहता कि अवनी की आंखें शर्म से नीचे झुक जाती थीं। जब अवनी करण को चुप रहने के लिए कहती तो वो शरारत भरे अंदाज में कहता, क्या यार, ना तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो और न ही तुम्हें मेरा नाम से पुकारना पसंद है। अब कम से कम मुझे चैन से गाना तो गाने दो। ऐसे सुहाने मौसम में तो रोमांटिक गाना गाने का मजा ही कुछ और होता है। इतना कहकर करण दिल ही दिल में मुस्कुराने लगता और चोर नजरों से अवनी की तरफ देखता रहता। करण रास्ते भर यहाँ वहाँ की इतनी बेकार की बातें करता कि अवनी को उस पर गुस्सा आ जाता और वो करण को डांटते हुए कहती, करण, क्या तुम्हें चुपचाप गाड़ी चलाना नहीं आता? कितनी बकबक करते हो तुम कि तुम्हारी इस बकबक को सुनकर मेरे कान में दर्द होने लगा है। अवनी की इस बात पर करण कहने लगा, जब इतनी सुंदर और प्यारी साथी मेरी बगल वाली सीट पर बैठी है तो भला मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। तब अवनी ने करण को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारी साथी नहीं हूँ, भाभी हूँ। करण अवनी की इस बात पर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अभी तो जब तक तुम मेरी गाड़ी में बैठकर मेरा साथ दे रही हो तब तक के लिए तो मेरी साथी ही हुई ना। भाई, अब साथी को साथी नहीं कहूँगा तो भला और क्या कहूँगा। बातों में तो करण से किसी का भी जीत पाना मुश्किल था, इसलिए आखिरकार अवनी को ही चुप रहना पड़ता था। एक दिन अवनी करण के साथ शॉपिंग मॉल गई थी तो रास्ते में करण ने कहा, चलो अवनी पिज्जा खाते हैं। ये कहकर जब करण ने एक जगह गाड़ी रोकी तो अवनी ने कहा, मुझे नहीं खाना है कोई पिज्जा बिज्जा। तब करण कहने लगा, देख लो अवनी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलने वाले। आज तो मैं शॉपिंग के बहाने तुम्हें पिज्जा खिला सकता हूँ, लेकिन अगर माँ को हमारी दोस्ती के बारे में पता चल गया ना, फिर तो वो तुम्हें मेरे साथ कहीं भी बाहर नहीं जाने देंगी और फिर तुम तरस जाओगी मेरे साथ बाहर जाने के लिए, लेकिन तब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तब अवनी ने कहा, ओह हेलो मिस्टर सपनों के सौदागर, अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए क्यों तरसूंगी भला। मुझे बाहर घुमाने के लिए तब तक तो नैतिक आ ही जाएंगे। तुम्हारे साथ के लिए तरसना तो दूर की बात है, फिर तो मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अवनी के इतना कहते ही करण जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, फिर तो तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रही हो मैडम। जरूरत तो तुम्हें मेरी ही पड़ने वाली है, भाई की नहीं। करण की इस बात पर अवनी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपना गुस्सा निकालते हुए करण से कहा, तुम फिर से शुरू हो गए। तुम्हें एक बार में एक बात याद नहीं रहती है क्या? मैं तुमसे उम्र में छोटी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन रिश्ते में तो मैं तुमसे बड़ी हूँ ना। मैं भाभी हूँ तुम्हारी, तो आगे से तुम मुझे तुम कहकर नहीं बल्कि आप कहकर बुलाओगे। अवनी करण की बातों से परेशान होकर आग बबूला हो रही थी, तो वहीं करण अपनी शैतानियों से बाज नहीं आ रहा था। अवनी के डांटने पर भी वो मजाक करते हुए कहने लगा, जो हुक्म मेरे आका, इस नाचीज से फिर से गलती हो गई। अवनी को करण का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन एक बात तो अवनी भी जानती थी कि करण उसका बहुत ख्याल रखता था। अगर अवनी किचन में कोई काम कर रही होती तो करण उसके पास जाकर उसकी मदद करने लग जाता था। बाहर जाते वक्त एक बार वो अवनी से ये जरूर पूछता कि उसे बाहर से कुछ चाहिए या नहीं। अवनी को मायके ले जाने की जिम्मेदारी भी करण ने ही उठा रखी थी और अवनी घर में पड़े पड़े बोर ना हो जाए, इसलिए उसे जबरदस्ती घुमाने भी ले जाता था। करण का अवनी से बातें करना, जानबूझकर उसके साथ मस्ती मजाक करना, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी कि अवनी को नैतिक की ज्यादा याद न आए। लेकिन करण का यही मस्ती मजाक अवनी को गुस्सा दिला देता था और अवनी गुस्से से करण को बहुत बुरी तरह से डांट भी देती थी।
पर करण अवनी के डांटने पर भी बुरा नहीं लगाता था, उल्टा वो तो अवनी से डांट खाने पर भी हंस देता था। अब तो धीरे धीरे अवनी को भी करण की बातों की आदत सी पड़ गई थी, लेकिन उसने कभी करण के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि अब उसे भी करण से बातें करना अच्छा लगता है। एक दिन जब अवनी को सुबह में उठने में थोड़ी देरी हो गई, तो उसकी सास ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, 3 महीने पूरे हो चुके हैं शादी को, लेकिन हमारी इस मैडम की थकान अभी तक नहीं उतरी, जो इतनी देर तक घोड़े बेचकर सो रही है। अपनी सास की ऐसी जली कटी बातें सुनकर अवनी को रोना आ गया और उसके रोने की आवाज सुनते ही करण अपने कमरे से बाहर आ गया। करण ने अपनी माँ से कहा, माँ इतना क्यों चिल्ला रही हैं आप भी तो रोज देरी से ही उठती हैं। आपको देरी से उठने का हक है, क्योंकि आप इस घर की बड़ी हैं। लेकिन अवनी भाभी इस घर की बहू हैं, इसका मतलब ये कि उन्हें आराम करने का कोई हक नहीं है। माँ आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भाभी को उठने में थोड़ी सी देरी हो गई है, और आप हैं कि एक बार गलती होने पर ही उन पर बरस पड़ी हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। अवनी तो ये देखकर हैरान हो गई कि करण उसके लिए अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया था, लेकिन अवनी की सास तो ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गईं कि उनके बेटे ने अपनी भाभी की खातिर उन्हें कितना कुछ सुना दिया था। और फिर उन्होंने अपने बेटे को 2-4 बातें सुनाते हुए कहा, तू अपना काम कर, तुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी साइड लेने की। करण से अवनी के आंसू देखे नहीं गए, इसलिए उसने अपनी माँ के डांट की भी परवाह नहीं की और कहने लगा, माँ प्लीज आगे से आप भाभी से इस तरह से बात मत करना। भाभी इस घर की बहू है तो क्या हुआ, आपको कोई हक नहीं है उन्हें इस तरह रुलाने का। अगर आज के बाद आपने भाभी से इस तरह से बात की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। इतना कहकर करण अपने कमरे में चला गया, और आज पहली बार अवनी को करण की यह बात अच्छी लगी कि करण अपनी माँ के सामने उसके साथ खड़ा रहा। कुछ ही देर में करण ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसके ऑफिस जाने के बाद उसकी माँ ने तो अवनी को ताने मार मार कर उसका जीना हराम कर दिया था। अवनी की सास अवनी से कहने लगी, आज पहली बार तेरी वजह से मेरे बेटे ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की है। कल को अगर उसकी पत्नी आएगी तब तो वो मुझे घर से ही निकाल देगा। अवनी ने अपनी सास की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोच में पड़ गई कि वो बेकार में ही करण पर इतना गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि करण के घर में रहते हुए अवनी को ना तो घर में कोई परेशानी हुई थी और ना ही कभी उसे अकेलापन महसूस हुआ था। वहीं दूसरी ओर नैतिक ने तो अवनी को कभी एक कॉल भी नहीं किया था। 2-3 बार जब अवनी ने खुद ही फोन किया तब नैतिक ने ये कहकर फोन काट दिया कि अभी मैं मीटिंग में हूँ। शादी होने तक तो अवनी को ये भी पता नहीं था कि नैतिक बाहर विदेश में काम करता है। अवनी में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सास को पूछ सके कि नैतिक वापस कब लौटेगा। नैतिक की ऐसी बहुत सारी बातें थीं जो अवनी को बुरी लगती थी। नैतिक ने अवनी को ना तो कभी एक फोन किया था और ना ही कोई मैसेज करता था, और फिर विदेश जाने के बाद नैतिक ने एक बार भी अवनी से यह नहीं कहा, अवनी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। एक बार बातों बातों में अवनी ने करण को भी इस बारे में बता दिया। तब अवनी की बात सुनकर करण को गुस्सा आ गया था और फिर वो कहने लगा, अवनी नैतिक भैया तो पहले से ही ऐसे हैं, लेकिन तुम क्यों दिन भर उन्हें याद करके दुखी हो रही हो। तब अवनी ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो करण, नैतिक मेरे पति हैं और मेरी उनसे शादी हुई है। अगर मैं उनको याद नहीं करूंगी तो भला और किसे याद करूंगी। लेकिन करण ने तुरंत ही बातों का टॉपिक ही बदल दिया, जैसे उसे अवनी के मुंह से नैतिक का नाम सुनना भी पसंद ना आया हो। करण ने बात को बदलते हुए कहा, अवनी आज समोसे खाने का बड़ा मन हो रहा है। एक काम करता हूँ, पास में ही एक समोसे की फेमस दुकान है, मैं वहाँ से समोसे लाता हूँ। तब तक तुम हम दोनों के लिए एक एक कप कॉफी बना लो।
तब अवनी ने घबराते हुए कहा, लेकिन माँ जी ने देख लिया तो बवाल मचा देंगी। करण कहने लगा, देखती हैं तो देख लेने दो, अब क्या उनके डर से खाना पीना भी छोड़ दें। इतना कहकर करण समोसे लेने चला गया और अवनी किचन में कॉफी बनाने आ गई। करण ने आते ही बाहर आंगन में 2 कुर्सी लगाई और फिर दोनों आंगन में बैठकर कॉफी के साथ समोसे खाने लगे। कि तभी जैसा कि अवनी को डर था, उसकी सास ने उन दोनों को बाहर साथ में बैठे देख लिया, लेकिन उस वक्त करण के सामने अवनी की सास ने उसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन शाम को जब करण घर पर नहीं था, तब अवनी को अपने कमरे में बुलाया और ना जाने कितना कुछ सुना दिया। वो अवनी से कहने लगी, ये मैं क्या देख रही हूँ कि आजकल तुम करण के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई हो। तुम्हारा पति यहाँ तुम्हारे पास नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपने देवर को ही अपना पति समझ लो। मुझे पता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम्हें अपने पति की कमी महसूस होती होगी, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि तुम अपने देवर को ही अपने प्यार के जाल में फंसा लो। तब अवनी ने कहा, नहीं माँ जी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा तो कुछ भी नहीं है। करण तो मेरा देवर है, बस इसीलिए मैं अभी तो अवनी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसकी सास बीच में बोल पड़ी, बस इसीलिए क्या, देवर है इसीलिए ना, ताकि घर में ही आसानी से अपना चक्कर चला लो और किसी को कुछ पता भी ना चले। देखो अवनी, तुम मेरे बड़े बेटे की पत्नी हो और इस घर की इज्जत हो, बस इसीलिए इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ। दोबारा अगर मैंने तुम्हें करण के साथ इस तरह हंसी मजाक करते हुए देख लिया ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अवनी की आंखों में पानी भर आया और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन अवनी ने करण को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, वरना वो फिर से अवनी के लिए अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता और फिर बात का बतंगड़ बन जाता। एक दिन अवनी और उसकी सास किचन में काम कर रही थी कि तभी अचानक करण अवनी को नाम से पुकारता हुआ किचन में चला आया। करण इस बात से बेखबर था कि उसकी माँ भी किचन में ही मौजूद हैं। करण की माँ ने जब करण के मुंह से अवनी का नाम सुना तो गुस्से से बौखला गईं और कहने लगी, ये क्या अवनी अवनी चिल्ला रहे हो? अवनी भाभी है तुम्हारी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर करण भी शर्मिंदा हो गया और चुपचाप अपना सिर झुकाकर उल्टे पांव किचन से बाहर निकल गया। लेकिन इस बात पर भी अवनी की सास ने तो उसे ही बहुत खरी खोटी सुनाई और कहने लगी, लगता है तुम्हें मेरी उस दिन की बातें समझ में नहीं आई हैं। आज फिर से और एक बार समझा रही हूँ, देख लड़की, हम खानदानी लोग हैं और हमारे घर के कुछ कायदे कानून और कुछ उसूल हैं। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें भी उन सारे उसूलों को मानना पड़ेगा, वरना अपनी जिंदगी की बर्बादी का कारण तुम खुद बनोगी। इतना कहकर अवनी की सास अपने कमरे में चली गई और उनके जाते ही करण फिर से भागा भागा किचन में आ गया। लेकिन आज जो कुछ भी अवनी की सास ने उसे सुनाया था, उस वजह से अवनी बहुत ही गुस्से में थी। अवनी ने गुस्से में करण से कहा, क्या मिलता है तुम्हें मेरी जिंदगी का मजाक बनाकर? अब ना तो तुम मुझे अवनी कहकर बुलाओगे और ना ही अकेले में कभी मुझसे मिलने आओगे। वहाँ नैतिक मुझसे बात तक नहीं करता और यहाँ तुम्हारी इस तरह की हरकतें मेरे जीने में मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। आज के बाद मुझसे कभी कोई बात भी नहीं करना। अवनी के इतना कहते ही करण ने जो बात कही, उसे सुनकर तो अवनी की सांसें ही रुक गई थीं। करण ने अवनी से कहा, अवनी, अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो मैं जीऊँगा कैसे? करण की यह बात सुनकर अवनी एकदम से चौंक गई और वो अपने आप को इसकी वजह पूछने से रोक नहीं पाई। अवनी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि अगर मैं तुमसे बात ना करूं तो तुम जी नहीं पाओगे? अवनी का ये सवाल सुनकर करण पहले तो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर कहने लगा कि बात ऐसी है ना अवनी,
कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को अपना दोस्त बनाया है, जिसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करता हूँ। लेकिन एक बात तो ये भी सच है कि जब भी मैं तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता हूँ, तो मेरी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। ये कहते हुए करण अवनी के इतने करीब आ गया कि अवनी को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अवनी घबराहट के मारे जल्दी से पीछे दीवार से टिक गई, लेकिन करण तो उसके और भी ज्यादा करीब आ गया और फिर अवनी को बाजुओं से पकड़ते हुए कहने लगा, अवनी तुम तो मेरे रोम रोम में बस चुकी हो। करण की यह बात सुनकर अवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और घबराहट के मारे उसके माथे से पसीना बहने लगा था। कुछ देर तक तो करण अवनी को यूं ही ताकता रहा और फिर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अवनी अपना चेहरा तो देखो, इतनी डरी हुई हो जैसे पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। करण की इस बात पर अवनी को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन साथ ही उसकी जान में जान भी आ गई थी, क्योंकि करण के इस मजाक ने तो लगभग अवनी की जान ही ले ली थी। अवनी ने करण के कान मरोड़ते हुए और उसे डांटते हुए कहा, करण तुम मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही हद पार कर जाते हो। अगर तुम अपनी हद में रहोगे ना, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। लेकिन करण तो इस बात पर भी मुस्कुराने लगा और नौटंकी करते हुए कहने लगा, यार अवनी मेरा कान छोड़ो, तुम भी ना कैसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। देख लेना, एक दिन मेरे इसी मजाक मस्ती के लिए तरस जाओगी तुम। अवनी ने सोचा, इससे तो कुछ कहना ही बेकार है और इसकी आधी बातें तो मेरी समझ में ही नहीं आती। और वैसे भी अब अवनी के पास इन सब बातों पर ध्यान देने के लिए वक्त ही कहाँ था। आजकल तो अवनी इसी बात पर परेशान रहती थी कि नैतिक शादी के दूसरे ही दिन उसे घर पर अकेला छोड़कर विदेश चला गया था। विदेश जाने के बाद उसने अवनी को एक फोन तक नहीं किया था और तो और सुहागरात पर भी वो अवनी के करीब भी नहीं आया था। यही सब सोचते हुए अवनी के मन में एक डर पैदा हो गया कि जरूर ऐसी कोई तो बात है जो वो नहीं जानती है, वरना भला कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करेगा। बस इसी टेंशन की वजह से अवनी ना तो ठीक से खा पाती थी और ना ही ठीक से सो पाती थी। और इसी कारण एक दिन अवनी की तबीयत खराब हो गई और उसे तेज बुखार हो गया। लेकिन अपनी सास के तानों से बचने के लिए अवनी दिन भर घर के काम करती रही और फिर शाम को बुखार की तेजी बढ़ने से वो हॉल में गिरकर बेहोश हो गई। और फिर जब उसे होश आया तो वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। अवनी की सास उसके पास ही खड़ी हुई थी और करण अवनी के मम्मी पापा को लेने गया हुआ था। अवनी को अकेला पाकर उसकी सास फिर से शुरू हो गई और कहने लगी, पता नहीं तुमने मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि मेरा बेटा रिश्तों की मान मर्यादा तक भूल चुका है। कितना समझाया मैंने उसे कि बहू के लिए एम्बुलेंस बुला ले, लेकिन उसे तो मेरी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। तुम्हें बेहोशी की हालत में देखकर तो वो पागल सा हो गया था और एम्बुलेंस को बुलाने के बजाय खुद ही अपने हाथों में उठाकर अस्पताल लेकर आ गया। अवनी की सास उसे गुस्से में पूछ रही थी, बता जादूगरनी, ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तूने मेरे बेटे पर कि वो तेरे पीछे इतना पागल हो गया है। अवनी चुपचाप अपनी सास के ताने सुन रही थी कि तभी करण अवनी के मम्मी पापा को लेकर आ पहुंचा। अवनी के मम्मी पापा और करण को आते देखकर अवनी की सास तो चुप हो गई थी, लेकिन अब अवनी को करण पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अवनी को ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी बुरा भला उसकी सास उसे सुना रही थी, वो सब करण की वजह से ही हो रहा था। अगर करण पहले से ही अपनी हद में रहता तो अवनी को आज ये सब कुछ सुनना नहीं पड़ता। अवनी को ये भी डर था कि कहीं उसकी सास ये सारी बातें अगर नैतिक को बता देंगी तो अवनी का शादीशुदा जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बस इसी वजह से अब अवनी करण से ज्यादा बात नहीं करती थी
लेकिन इतने से ही अवनी की सास को कहाँ चैन पड़ने वाला था। एक दिन अवनी की सास ने करण को एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ठीक से देख ले इस लड़की को, मैंने इस लड़की के साथ तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़की खूबसूरत भी है और अच्छा पढ़ी लिखी भी है। करण ने उसी वक्त अपनी माँ को इनकार कर दिया और कहने लगा, माँ मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर अवनी की सास भड़क उठी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तू क्यों नहीं कर सकता ये शादी। जरूर तेरी भाभी ने तुझ पर कोई जादू टोना कर दिया है जो तू सिर्फ उसके ही आगे पीछे घूमता रहता है। और फिर अवनी की सास अवनी को कहने लगी, बताती क्यों नहीं डायन कि तूने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है मेरे बेटे पर जो वो शादी ही नहीं करना चाहता। एक तरफ तो रोती रहती है कि मेरा बड़ा बेटा तुझसे बात तक नहीं करता और दूसरी तरफ अपने ही देवर पर डोरे डाले बैठी है। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर अवनी तो रोने लगी, क्योंकि वो अपना इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अवनी को रोते हुए देखकर अवनी की सास और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और कहने लगी, बंद कर ये तेरा रोना धोना, अब तेरा एक भी नाटक मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। इसी वक्त अपना सामान उठा और निकल जा मेरे इस घर से। करण चुपचाप खड़ा ये तमाशा देख रहा था, लेकिन जैसे ही अवनी की सास ने अवनी को घर से बाहर निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ा, करण ने तुरंत ही अपनी माँ के हाथ को रोक लिया और फिर कहने लगा, बस अब बहुत हो गया माँ, अवनी कहीं नहीं जाएगी। करण की इस बात पर अवनी और उसकी सास दोनों हैरान होकर उसे देख रही थी कि तभी अगले जो शब्द करण के मुंह से निकले थे, उन शब्दों ने तो दोनों सास बहू पर आसमान ही गिरा दिया था। करण ने कहा, बस माँ बस, बहुत कर लिया आपने मेरी पत्नी का अपमान। अब मैं अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, ये जो आप कह रही है ना कि मैं अवनी के आगे पीछे घूमता रहता हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए कि अवनी मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अवनी भी इस बात से अनजान है कि उसकी शादी नैतिक भैया से नहीं बल्कि मेरे साथ हुई है। उस दिन शादी के मंडप में अवनी के साथ शादी के फेरे नैतिक भैया ने नहीं बल्कि मैंने लिए थे। उस दिन अवनी की मांग में सिंदूर भी मैंने ही भरा था और उसे मंगलसूत्र भी मैंने ही पहनाया था। नैतिक भैया तो पहले से ही शादीशुदा थे और वो आपको यही बात बताने के लिए इस बार इंडिया आए थे, लेकिन आपने तो बिना उनसे पूछे अवनी के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया और उन्हें ये बताने का मौका तक नहीं दिया कि वो पहले से ही शादीशुदा हैं। अब तो उनकी पत्नी मां बनने वाली है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर बच्चा होने के बाद वो आपको अपनी शादी के बारे में बताएंगे तो आप इनकार नहीं कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताईं और मैं भी उनकी मदद करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि मुझे अपनी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। और फिर नैतिक भैया को अगले ही दिन वापस जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अवनी का ख्याल रखता था, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। और मैं अवनी के साथ कहीं बाहर जाऊं या उसके साथ बैठकर बातें करूं, आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अवनी का पति हूं और ये मेरा हक है। ये सब सुनते ही अवनी की सास गुस्से से अपने कमरे में चली गई और तब करण ने अवनी का हाथ पकड़ लिया और फिर अवनी से माफी मांगते हुए कहने लगा, अवनी मुझे माफ कर दो, मैं तो बस भैया के आने का इंतजार कर रहा था। मैंने उनसे वादा किया था कि उनकी शादी की बात उनके बच्चे के जन्म के बाद ही माँ को बताएंगे। अवनी ने गुस्से से अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि आज वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। अवनी को गुस्सा इस बात पर नहीं था कि उसकी शादी नैतिक से ना होकर करण से हो गई थी। करण ने तो अवनी का इतना ख्याल रखा था कि अब वो भी करण की बहुत इज्जत करने लगी थी। अवनी को गुस्सा तो इस बात पर था
कि करण ने उससे भी ये बात छुपाई थी कि उसकी शादी नैतिक से नहीं बल्कि करण से हुई है। अवनी ने गुस्से में कहा, करण तुम माँ जी को नहीं बता सकते थे, लेकिन मुझे तो सच्चाई बता ही सकते थे ना। मैं यहाँ नैतिक को लेकर इतनी परेशान थी और वो वहाँ मस्त अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रहा था। तब करण ने कहा, मैं तुम्हें बता देता अवनी, लेकिन मैंने भैया से वादा किया था और मैं बस उन्हीं के आने के इंतजार में था। तुम तो माँ को जानती हो ना कि वो कितनी गुस्से वाली हैं। और अगर उन्हें पता चल जाता कि भैया पहले से ही शादीशुदा हैं, तो वो कुछ भी कर सकती थी। मैंने तो बस अपने भैया की शादीशुदा जिंदगी को बचाने में उनकी मदद की थी। अवनी की आंखों में अभी भी करण के लिए नाराजगी साफ दिख रही थी। तब करण ने छोटे बच्चे की तरह अपने कान पकड़ लिए और शरारत भरी नजरों से अवनी के सामने मुस्कुराने लगा। करण की इस हरकत को देखकर अवनी की भी हंसी छूट गई और उसे वो पल याद आने लगे जब अवनी उस पर गुस्सा करती थी। तब वो कैसे हंस देता था और फिर शरारत भरी नजरों से उसे ही देखता रहता था। लेकिन उस वक्त करण अवनी का ख्याल भी बहुत रखता था और यह सारे पल याद आते ही अवनी को भी करण से प्यार होने लगा था। अवनी ने करण को माफ कर दिया, क्योंकि अब जब वो जान गई थी कि करण उसका पति है, तो उसे ये भी पता था कि अब सारी जिंदगी उन दोनों को साथ ही रहना है। कुछ दिनों तक अवनी की सास अपने बेटों से नाराज रही, लेकिन जब करण ने अपनी माँ से कहा, माँ अवनी मेरी पत्नी है, इसलिए मैं अवनी का साथ तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर आप हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती तो मैं अवनी को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। तब अवनी ने करण से कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो करण? कोई बेटा अपनी पत्नी के लिए ऐसे अपनी माँ को छोड़ता है भला? नैतिक तो पहले से ही अपना परिवार लेकर विदेश में बस गया है, और अब अगर हम भी चले गए तो इस उम्र में माँ का सहारा कौन बनेगा? अवनी की इस बात ने उसकी सास का दिल जीत लिया और उसकी सास को अपनी गलती समझ में आ गई। अवनी की सास ने बीती बातों के लिए अवनी से माफी मांगी, तो अवनी ने कहा, नहीं माँ जी, बड़ों के हाथ माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि हम बच्चों के सिर पर आशीर्वाद देने के लिए उठें, यही अच्छा लगता है। इस बात पर अवनी की सास ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, अवनी बेटा, अगर हर घर में तेरे जैसी बहू आ जाए ना, तो इस दुनिया में घर परिवार टूटने बंद हो जाएंगे। उस दिन अवनी की सास ने खुद अपने हाथों से अवनी को फिर से दुल्हन की तरह तैयार किया और करण के कमरे को भी अपने हाथों से ही सजाया था। अवनी दुल्हन की तरह सजी करण के सामने नर्वस होकर बैठी हुई थी, लेकिन करण तो आज भी अपनी नौटंकी करने से बाज नहीं आया। आज जितना अवनी नर्वस हो रही थी, अवनी का दुपट्टा उड़कर करण उससे भी ज्यादा नर्वस होने की एक्टिंग करने लगा और कहने लगा, इस तरह से मेरी तरफ मत देखो अवनी, मुझे शर्म आ रही है। करण के इतना कहते ही अवनी की सारी शर्म हंसी में बदल गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। अवनी इतना जोर से हंसने लगी थी कि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। अवनी की हंसने की आवाज सुनकर बाहर से करण की माँ कहने लगी, अरे वो नौटंकी बाज, तू आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना। अपनी माँ की आवाज सुनते ही करण ने अवनी के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर अवनी को अपने करीब खींच लिया। और फिर करण ने अवनी से कहा, अवनी, अब तो मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ ना, अब तो ये मेरा हक भी है। इतना कहकर करण ने अपने होंठ अवनी के होंठों पर रख दिए और अवनी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। आज करण की बाहों में आकर अवनी के दिल को भी सुकून मिल गया था, क्योंकि आज पूरी रात करण ने अवनी को उसके हिस्से का प्यार दिया था और अपनी सुहागरात को एक यादगार दिन बना दिया था। उस रात करण और अवनी दोनों के ही दिल में प्यार के दिए जगमगा उठे थे और दोनों के दिल की धड़कन एक ही शोर मचा रही थी। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते
आजा पिया आजा तेरे ही लिए जलते दिए बितानी तेरे साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।